बेटा स्क्रीन नजर आ रही है सभी को? टेल मी। आज हम बेटा आयनेशन एंथैल्पी करने वाले हैं। आयनेशन एंथैल्पी हमें करनी है बेटा ट्रांजिशन मेटल्स की। तो जैसा कि आप जानते हैं ट्रांजिशन मेटल को हम सीरीज में पढ़ते हैं, लेफ्ट से राइट पढ़ते हैं। और सीरीज में आपको जो मिलती है बेटा ये 3D सीरीज, 4D सीरीज और 5D सीरीज और 6D सीरीज भी है जो इनकम्प्लीट है। तो इनको हम जैसे स्कैनेडियम से आप जिंक तक जाते हैं, राइट। ऐसे ही 4D में 4D के अंदर इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं, 5D में भरे जाते हैं। तो आयनेशन एंथैल्पीज की जो हम बात करेंगे सीरीज में बात करेंगे, राइट बेटा। यहाँ पर अगर सीरीज की हम बात करें, स्कैनेडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, यहाँ तक सेंटर तक देखते हैं बेटा। आपको पता है कि 4s में इलेक्ट्रॉन फिल हो जाने के बाद हमारा इलेक्ट्रॉन जो जाता है 3D के अंदर जाता है और 1 to 10 जाता है, ये हमारी सीरीज बनाते हैं, राइट बेटा। तो आप देख सकते हैं 3D की अगर बात करें, स्कैनेडियम में हमारा 3D1 होता है, यहाँ पर 3D2 होता है, वैनेडियम में 3D3 होता है। लेकिन क्रोमियम हमारा एक्सेप्शन होता है। उसमें क्या होता है बेटा, 4s में 1 इलेक्ट्रॉन रह जाता है और 3D में 4 ना होकर 5 हो जाता है। मैग्नीज में आपका 4s2 और 3D5 आपको मिलेगा। अब हम आयनेशन एंथैल्पी की बात करते हैं। आयनेशन एंथैल्पी में आपका फर्स्ट आयनेशन एंथैल्पी प्लस सेकंड आयनेशन एंथैल्पी, दोनों का जो सम है उसमें हम ट्रेंड की बात करते हैं। तो आप ध्यान से देखिए बेटा, जब हम क्रोमियम की बात करते हैं तो फर्स्ट आयनेशन एंथैल्पी में इलेक्ट्रॉन 4s से जाता है और सेकंड 3D से 5 से जाता है। लेकिन कहीं ना कहीं जो क्रोमियम है उसकी सेकंड आयनेशन एंथैल्पी का जो ट्रेंड है वो बहुत ज़्यादा है। एनर्जी सेकंड इलेक्ट्रॉन को 3D5 को जो कम्प्लीटली हाफ फिल्ड है, स्टेबल है, उसको डिस्टर्ब करने में हमें ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी। सेकंड आयनेशन एंथैल्पी क्रोमियम की बहुत ज़्यादा है। और अगर हम ग्रुप में इस सीरीज में स्कैनेडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, कोबाल्ट, आयरन, कोबाल्ट, निकिल, कॉपर और जिंक, बिल्कुल यही सिचुएशन आपको वेरी लास्ट बिफोर कॉपर में भी मिलने वाला है, जो 3D10 और 4s1 है, राइट बेटा। तो दोनों की अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखें कॉपर क्रोमियम की, तो सीरीज में बहुत ही एक्सेप्शनली मिल रही है। और दोनों की, क्रोमियम और कॉपर की जो सेकेंड आयनेशन एंथैल्पी है वो बहुत ज़्यादा है। इस रीजन से अगर हम एक जनरल ट्रेंड की बात करें कि लेफ्ट से राइट जो आयनेशन एंथैल्पीज हैं वो हमारी इंक्रीज हो रही है या डिक्रीज हो रही है, तो कॉपर क्रोमियम के एक्सेप्शन आने की वजह से, इनके एक्सेप्शन आने की वजह से जो सम है हमारा फर्स्ट और सेकंड आयनेशन एंथैल्पी का, वो ट्रेंड हमारा डिस्टर्ब हो जाता है और एक जनरल ट्रेंड, रेगुलर ट्रेंड को फॉलो नहीं करता है। क्लियर बेटे। तो आयनेशन एंथैल्पी की अगर हम बात करें जनरल वे में, अगर बात करें तो इस कैनेडियम से जिंक तक जाने पर आप देखेंगे कि सभी इलेक्ट्रॉन डी में जा रहे हैं और वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4s ही है। और सेंटर में आपके प्रोटॉनों की संख्या इंक्रीज होने से लेफ्ट से राइट कहीं ना कहीं वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन को पुल ज्यादा हो जाएगा। तो ऐसे में हमारा साइज शुड बी कॉन्ट्रैक्टेड। जब लेफ्ट से राइट जाने पर साइज आपका कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है और सेंटर में प्रोटॉन्स बढ़ रहे हैं, तो इलेक्ट्रॉन को रिलीज करने के लिए जो एनर्जी चाहिए, आयनेशन एंथैल्पी, वो भी इंक्रीज होनी चाहिए। लेकिन कॉपर क्रोमियम कुछ एक्सेप्शंस हमारे ऐसे आ जाते हैं जो इस 3D सीरीज के रेगुलर ट्रेंड को डिस्टर्ब कर देते हैं, राइट बेटा। तो ये हमने इनके आयनेशन एंथैल्पी के बारे में पढ़ा। आप देखिए बेटा यहाँ पर आपको ये चीज मिलेगी भी। कॉपर क्रोमियम इज द एक्सेप्शनल केस जो हमारे D5 और D10 होने की वजह से
इमीडिएटली आप देखेंगे सेकेंड आयनेशन एंथैल्पी इनकी बहुत ज़्यादा हो जाती है। तो ये जो अपना जनरल मेटल ट्रेंड +2 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करना चाहते हैं, तो उसमें हम देखते हैं कि फर्स्ट आयनेशन एंथैल्पी और सेकेंड आयनेशन एंथैल्पी दोनों के सब में कोई एक रेगुलर ट्रेंड आपको यहाँ पर पूरी 3D सीरीज में नहीं मिलने वाला है। राइट बेटा, आगे चलते हैं, अगली प्रॉपर्टी देखते हैं। ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है ऑक्सीडेशन स्टेट से रिलेटेड, आपको यहीं पर क्लियर हो जाएगा कि यहाँ पर क्वेश्चन में देखिए बेटा, क्लियर आपको कहा गया है कि मैंगनीज को देखिए बेटा, मैंगनीज जो है वो आपका +2 ऑक्सीडेशन स्टेट दे सकता है, हाईएस्ट +7 दे सकता है, लेकिन बीच की ऑक्सीडेशन स्टेट भी शो कर सकता है। तो मैंगनीज ऐसा कैसे कर पा रहा है वो मैं आपको क्लियर करता हूँ। तो पहले मैंगनीज की हम बात करते हैं। मैंगनीज का एटॉमिक नंबर है 25, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया 4s2 3d5। अब अगर हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करें, ये पहले 4s से अगर 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज कर देगा तो ये ऑक्सीडेशन स्टेट गेन कर लेगा +2। लेकिन जैसे ही इसके बाद अगर हम देखें, इसके पास 3D में आपको अनपेयर्ड 5 इलेक्ट्रॉन मिलेंगे और ये 1 बाय 1 करके इनको भी बॉन्डिंग में यूटिलाइज कर सकता है और इस वजह से ये वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर सकता है। आप देख सकते हैं, अगर 4s के दोनों इलेक्ट्रॉन और 3D के 5 इलेक्ट्रॉन सारे ये यूज कर ले तो ये +7 ऑक्सीडेशन स्टेट देगा। लेकिन बी केयरफुल, मैंने आपको ऑलरेडी पिछली क्लासेस में पहले बताया है 11th क्लास में भी और पी ब्लॉक चैप्टर में भी, कि जो हायर ऑक्सीडेशन स्टेट होती है, जो हायर ऑक्सीडेशन स्टेट होती है, यानी जो हमें ये लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट इतनी हायर मिल रही है +4 +5 +6 इन सभी एलिमेंट्स में, तो ये कोवलेंट करेक्टेड होती है रेदर देन आयनिक, क्योंकि 7 इलेक्ट्रॉन छोड़ने के लिए इतनी ज़्यादा आयनेशन एनर्जी हमें नहीं मिल पाएगी। तो इसीलिए यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपके +5 +6 +7 +4 ये जितनी भी ऑक्सीडेशन स्टेट हायर है, ये कोवलेंट करेक्टेड है, ये आयनिक नहीं है। लेकिन जो +2 +1 +3 तक आपको नजर आ रही है, दीज आर आयनिक ऑक्सीडेशन स्टेट। तो यहाँ पर ऑक्सीडेशन स्टेट जो हमने देखी, हमने पाया कि जो 3D एलिमेंट्स हैं वो हमारे वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट देते हैं, यानी एक से ज़्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर सकते हैं। तो इसका रीज़न क्या है? इसका रीज़न है कि वो अपने 3D के इलेक्ट्रॉन को, जो इन पेनल्टीमेट इनर डी सब शेल है, उसके इलेक्ट्रॉनों को भी बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करा लेते हैं और वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। क्लियर बच्चों? एक और क्वेश्चन यहाँ पर आता है कि ऐसा 3D ट्रांजिशन, अगर वो कहता है 3D सीरीज, तो यहाँ पर आपको दो मिलेंगे, जिंक ऐसा मिलेगा और स्कैनेडियम ऐसा मिलेगा जो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं देते हैं। लेकिन अगर क्वेश्चन में ये कहा गया कि ट्रांजिशन एलिमेंट, क्या बेटे, ट्रांजिशन एलिमेंट की 3D सीरीज में ऐसे कौन से हमारे एलिमेंट है जो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं देता है, तो वो अकेला रह गया बेटा स्कैनेडियम। सभी बच्चों को क्लियर है? क्योंकि स्कैनेडियम में देखिए बेटा 4s2 3d1 है, या तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे और या ये इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा और 3D में फिर हमारा कोई इलेक्ट्रॉन बचेगा नहीं। तो ये स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अकेली शो करता है +3 जो स्कैनेडियम है, और ये वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट ट्रांजिशन एलिमेंट्स में नहीं देता है। राइट बेटे, तो ये हमारी प्रॉपर्टी हो गई है। अगली प्रॉपर्टी पे हम चलते हैं। अगली प्रॉपर्टी है बेटा रिडक्शन पोटेंशियल। अच्छा, उससे पहले यहाँ एक क्वेश्चन भी है, ध्यान से देखिए, यही क्वेश्चन इन टेक्स्ट में आपको मिल रहा है कि कौन सा ऐसा आपका एलिमेंट है ट्रांजिशन एलिमेंट, उन्होंने कहा ट्रांजिशन एलिमेंट जो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं देगा। तो अभी हम देख कर आए दैट इज कैनेडियम, जो सिर्फ +3 देना पसंद करता है, +3 के अलावा कुछ नहीं देता है, इसलिए वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं दे रहा है। क्या ये क्लियर हुआ बेटा आपको? बताइए। रियाज मलिक क्लियर है बेटा? सुधा, विशेष, मोहम्मद आसिफ, हर्ष क्लियर है बेटा? ये सब बताइए मुझे बेटा। रोहित, करण, मान्या क्लियर है बेटे? यहाँ तक की बात जो प्रॉपर्टी हमने की है आयनेशन एंथैल्पी और वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट की। अनम्यूट करिए बेटा। यस सर। यस सर। गुड, ठीक है बेटा करण, आगे हम मूवमेंट लेते हैं बेटा।
तो अगली जो हमारी प्रॉपर्टी है वो है रिडक्शन पोटेंशियल। तो रिडक्शन पोटेंशियल के लिए मैं आपको यहाँ सारी स्टोरी बताता हूँ कि कोई भी मेटल रिडक्शन कैसे करेगा। तो आपको याद होगा बेटा, मैंने ये चीज़ आपको पहले भी करवाई है। इट वाज इन द थर्ड चैप्टर, जहाँ पर रिडक्शन पोटेंशियल की मैंने बात की थी। तो फॉर एग्जांपल मान लीजिए मैं किसी मेटल को ले लेता हूँ, मैग्नीज को ही ले लेता हूँ, राइट। तो पहले मैग्नीज सॉलिड होगा। पहले क्या होगा बेटा? सॉलिड होगा। तो पहले मुझे इस सॉलिड मेटल को, मैग्नीज को क्या ले जाना होगा? गैस में। तो इस पहले स्टेप में जो इन्वॉल्व हुई है एनर्जी, उसको सब्लिमेशन या एटोमाइजेशन एंथैल्पी आप कह सकते हो। ये एंडोथर्मिक है। फिर इस गैसेस को मुझे कहाँ लेकर जाना होगा बेटे? इस गैसेस को मुझे लेकर जाना होगा, इलेक्ट्रॉन रिलीज कराएंगे और हम क्या बना देंगे बेटा? एक इलेक्ट्रॉन आपको मिलेगा। द एनर्जी इन्वॉल्व इज आयनेशन एंथैल्पी। लेकिन आप देख सकते हैं कि जनरली जो ये स्टेबल जाएगा तो दो इलेक्ट्रॉन छोड़ेगा, तो Mn2+ बनाएगा। क्या बनाएगा बेटा? Mn2+। तो फर्स्ट आयनेशन एंथैल्पी भी इन्वॉल्व होगी और हमारी सेकेंड आयनेशन एंथैल्पी भी इन्वॉल्व होगी। तीसरा स्टेप जो हमारा होगा, अगर हम इसको एज ए रिड्यूसिंग एजेंट आयन को लेना चाहते हैं, तो तीसरे स्टेप पे हम इसको गैस से कहाँ लेकर जाएंगे बेटा? एक्वस में लेकर जाएंगे। एक्वस में ले जाने के लिए मुझे क्या करना होगा? वाटर में इसको ऐड करना होगा। तो यहाँ पर जो एनर्जी इन्वॉल्व होगी वो होगी हमारी हाइड्रेशन एंथैल्पी। क्या होगी बेटा? हाइड्रेशन एंथैल्पी, जो रिलीज अमाउंट है। पहले दो केसेस की अगर मैं बात करूं, तो पहले दो केसेस जो हमारे हैं बेटा, वो हमारे एंडोथर्मिक है, दोनों एंडोथर्मिक एंथैल्पी है। और तीसरा स्टेप जो है वो हमारा बेटा नेगेटिव है, दैट इज एक्सोथर्मिक प्रोसेस, हाइड्रेशन एंथैल्पी जो हमारी इन्वॉल्व हो रही है। तो होता क्या है, जनरली थर्ड स्टेप में जो एनर्जी रिलीज है, अगर वो हमारी ज़्यादा रिलीज अमाउंट है पहले दो स्टेप में एनर्जी जो हमें चाहिए, तो आप देख सकते हैं कि ऐसे में क्या होगा बेटा? easily ये compensation करेगी। एनर्जी रिलीज अमाउंट इन द थर्ड स्टेप easily compensate the endothermic process of first and second step, those are atomization enthalpy and ionization enthalpy involved, right बेटा? अगर कंपनसेशन है तो जो मैग्नीज है वो बहुत अच्छे से दो इलेक्ट्रॉन छोड़कर एक्वस में जाएगा, और इन दो इलेक्ट्रॉनों को छोड़ते ही वो सामने वाले को क्या करेगा बेटा? रिड्यूस कर देगा और एक अच्छे रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम करेगा। और जो इसका रिडक्शन पोटेंशियल होगा, रिडक्शन पोटेंशियल जो इलेक्ट्रोड का होगा, दैट विल बी मोर नेगेटिव, बेटर रिड्यूसिंग एजेंट। ये हमने थर्ड चैप्टर में किया इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में। तो यहाँ पर अगर जिस मेटल के लिए अगर हाइड्रेशन एंथैल्पी रिलीज अमाउंट कंपनसेट अच्छा करेगा इनपुट एनर्जी को फर्स्ट और सेकंड स्टेप में, तो वो एक बेटर रिड्यूसिंग एजेंट होगा। ई नोड की वैल्यू माइनस नेगेटिव होगी। अगर कहीं आयनेशन एंथैल्पी या एटोमेशन एंथैल्पी ज्यादा है हाइड्रेशन एंथैल्पी रिलीज से, तो अब वो आपका पॉजिटिव हो जाएगा और एक अच्छा, या तो लोअर वैल्यू नेगेटिव होगी रिडक्शन पोटेंशियल की, या वो एक अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो जाएगा रेदर देन रिड्यूसिंग एजेंट। तो यही चीजें वैल्यू ट्रेंड हमें ई रिडक्शन वैल्यूज में देखनी है। तो मैं आपको दिखाता हूँ बेटे, ये देखिए बेटा, ई रिडक्शन वैल्यूज आपको मिलेगी। देखिए जीरो हाइड्रोजन की होती है। अब आप ये देखिए कि कॉपर तो ऊपर चला गया, कॉपर के लिए तो ये पॉजिटिव वैल्यू आपको याद भी होगी, 3.34 वोल्ट। इसके लिए पॉजिटिव क्यों है? और एक रेगुलर ट्रेंड भी नहीं मिल रहा, देखिए जिगजैग है। इसका कारण ये है कि अभी आपने देखा कि एटमाइजेशन एंथैल्पी का भी ग्राफ आपने देखा कि सेंटर तक जाता है फिर वो हो जाता है। और फिर आपने आयनेशन एंथैल्पी, जो हमारी फर्स्ट आयनेशन एंथैल्पी थी और सेकंड आयनेशन एंथैल्पी थी, दोनों में आपने देखा बेटा, दोनों में आपने देखा कि कोई एक रेगुलर ट्रेंड वहां पर भी नहीं। कॉपर क्रोमियम बीच में एक्सेप्शन आ रहे हैं। तो ऐसे में आप कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि जो रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू है, रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू है वो ग्राफ सीधा जाएगा, एक स्टेडी यूनिफॉर्म वैल्यू देगा? नहीं दे सकता। तो इसीलिए आपको जो इनकी वैल्यूज मिल रही है जिगजैग मिल रही है। और कॉपर का पॉजिटिव होना में ये बताता है कि कहीं ना कहीं जो कंपनसेशन था हाइड्रेशन एनर्जी का, कॉपर के केस में नहीं हो पा रहा है, क्योंकि इसकी दोनों सम जो है फर्स्ट और सेकंड आयनेशन एंथैल्पीज का वो बहुत ज्यादा है। तो ये हमारा रिडक्शन पोटेंशियल की प्रॉपर्टी हमारी हुई बेटा, जो हमने अभी देखी। और मैं आपको क्वेश्चन दिखाता हूँ, क्वेश्चन किस तरह का आता है। यहाँ पर आपको मिलने वाला है कॉपर क्रोमियम का मिलने वाला है। और ये देखिए बेटा नेक्स्ट पेज पर क्वेश्चन, आपको मैं वहीं ले जाता हूँ जहाँ पर ये क्वेश्चन मिलने वाला है।
ये देखिए बेटा, एग्जाम्पल नंबर 8.6 और एनसीईआरटी में 220 पेज है बेटा। जरा देखिए क्वेश्चन, वैल्यूज आपको गिवन है, वैनेडियम के लिए गिवन है, क्रोमियम के लिए गिवन है, मैग्नीज सबके लिए, और कॉपर के लिए तो ये पॉजिटिव वैल्यू आ गई, सभी को मिला, सब अच्छे रिड्यूसिंग एजेंट है, लेकिन हाइड्रोजन से ऊपर लाई कर रहा है कॉपर, क्यों? तो यहाँ पर कोई रेगुलर ट्रेंड नहीं है, और रेगुलर ट्रेंड ना होने का कारण क्या है बेटा, कि जो हमारी एंथैल्पीज ऑफ फर्स्ट सेकंड का सम है, हमारी एटमाइजेशन एंथैल्पी है, इन सब में कोई रेगुलर ट्रेंड ना होने की वजह से रिडक्शन पोटेंशियल में भी कोई रेगुलर ट्रेंड नहीं है। क्योंकि अभी हम 3 स्टेप देख कर आए हैं, उन तीनों स्टेप में एटमाइजेशन एंथैल्पी, आयनेशन एंथैल्पी और हाइड्रोजन एंथैल्पी, हमने रिडक्शन पोटेंशियल की डिपेंडेंसी देखी है। क्लियर है बेटा? 8.6 क्लियर है? यानी पॉजिटिव होने का मतलब है, यानी कॉपर के केस में जो हाइड्रोजन एंथैल्पी रिलीज है वो आयनेशन एंथैल्पी और एटमाइजेशन एंथैल्पी को बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं कर रहा है, कंपनसेट नहीं कर पा रहा है अच्छे से, जैसे अदर एलिमेंट्स में कर रहा है। तो ये सब अच्छे रिड्यूसिंग एजेंट है, जबकि कॉपर आपका पॉजिटिव वैल्यू दे रहा है, और उसमें भी आपको कोई रेगुलर ट्रेंड नहीं मिल रहा है। क्लियर है बच्चों? क्वेश्चन क्लियर है ये? वापस आते हैं। तो ये क्वेश्चन क्लियर है बेटा? तीनों स्टेप मैंने आपको दिखाए बेटा, इन तीनों स्टेप के अकॉर्डिंग आप ई रिडक्शन प्रॉपर्टीज को किसी भी मेटल के कैरी कर सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं बेटे। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आपको मिलने वाला है बेटा, स्टेबिलिटी ऑफ हायर ऑक्सीडेशन स्टेट। तो यहाँ पर सबसे पहले अभी हम देख कर आए हैं कि मैग्नीज तो +7 तक जा रहा था, ऑक्सीडेशन स्टेट कोवलेंट करेक्टर में दे रहा था, वैसे ही हमें क्लियर हो जाना चाहिए, जैसे ये क्रोमियम अगर हेक्साफ्लोराइड बना रहा है, पेंटाहेलाइड बना रहा है, तो सबसे पहले मैं आपको क्लियर कर देना चाहता हूँ कि ये कोवलेंट करेक्टर्ड है, ये आयनिक करेक्टर नहीं है, शेयर हुए हैं, अंदर वाले डी जो आपके इलेक्ट्रॉन है वो भी हमारे शेयर हुए हैं। अगर हम बात करें नीचे वाले, तो ये प्योरली आयनिक नेचर के हो सकते हैं, लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट फेवर आयनिक करेक्टर, और जो हायर ऑक्सीडेशन स्टेट है वो शेयरिंग करके कोवलेंट करेक्टर को क्या करते हैं बेटा, फेवर करते हैं। तो आज हम यहाँ पर यही देखने वाले हैं बेटा, ट्रेंड्स की बात करने वाले हैं कि हायर ऑक्सीडेशन स्टेट कौन दे रहा है और किसके साथ दे रहा है। तो फ्लोरीन अगर हम बात करें, तो फ्लोरीन इज वेरी वेरी इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। तो जो हायर ऑक्सीडेशन स्टेट वो आपको मिलेगा फ्लोरीन के छोटे साइज होने के कारण और हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के कारण, आपको यहाँ पर हेक्साक्रोमियम का मिल रहा है, +6 ऑक्सीडेशन स्टेट क्रोमियम की मिल रही है, +5 मिल रही है। लेकिन आप देखेंगे कि +1 +2 +3 तो वो किसी के भी साथ दे सकता है, क्लोरीन के साथ भी दे सकता है, फ्लोरीन के साथ भी दे सकता है, जो X2 से यहाँ पर आपका ये एक्स से आपका डिनोट किया गया है। क्लियर हुआ बच्चों? अब अगर मैं ऑक्सीजन की बात करूं, तो ऑक्सीजन भी मेरा क्या है बेटा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाई रखता है, वो भी इन मेटल के साथ करेगा। लेकिन मजेदार बात देखिएगा कि हायर ऑक्सीडेशन स्टेट जो +6 +7, अगर +7 तक आप जा रहे हो, जैसे मैग्नीज में जा रहे हो, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि +7 ऑक्सीजन के साथ ही पॉसिबल है। अभी मैग्नीज के साथ तो हम 6 तक ही देख कर आए, वहां पर +7 नहीं पहुंच पा रहा है। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि मैग्नीज को अगर हम फ्लोरीन छोटे एटम से भी सराउंड करेंगे, जैसा मैंने बताया कोवलेंट करेक्टेड होगा, तो 6 तक तो आप कर सकते हो, 7वां लाना बहुत मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि इतने सारे हम कैसे कैरी कर पाएंगे। लेकिन ऑक्सीजन के साथ आप देखिए, दो मैग्नीज जब चारों तरफ से सराउंड करेंगे ऑक्सीजन से, तो ऑक्सीजन उसको +7 ऑक्सीडेशन स्टेट कैरी कराने की टेंडेंसी रखता है, जबकि कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है किससे, फ्लोरीन से। ऐसा रीजन इसलिए है क्योंकि ऑक्सीजन जो है वो आपका मल्टीपल बॉन्ड बनाता है, मल्टीपल बॉन्ड बनाने की टेंडेंसी के कारण ये फ्लोरीन को भी पीछे छोड़ देगा हायर ऑक्सीडेशन शो करने में। तो यहाँ पर मैं और एक एग्जांपल और मैं आपको देता हूँ, MnO4-, आप जानते हैं बेटा, दिस इज पोटेशियम परमैंगनेट से आया है, दैट इज आप टाइट्रेशन में भी यूज करते हैं। तो यहाँ पर देखिए बेटा, ऑक्सीडेशन स्टेट जब आप कैरी करते हो तो वो +7 है मैग्नीज की। तो मैग्नीज का अगर स्ट्रक्चर बनाओ, तो आपको डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, टेट्राहेड्रली ओरिएंटेड है, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन एंड सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन कैरिंग नेगेटिव चार्ज, बाहर से इसने इलेक्ट्रॉन ले लिए हैं। तो जरा स्ट्रक्चर देखिए बेटा, क्या मैग्नीज का कोवलेंट करेक्टर आपको नजर आ रहा है ऑक्सीजन के साथ, और किस तरह का ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पर मिल रहा है, बहुत हाई मिल रहा है, एंड दैट इज +7, दैट इज +7।
यानी हायर ऑक्सीडेशन स्टेट फ्लोरीन और ऑक्सीजन देते हैं, लेकिन सबसे हाईएस्ट जिसके साथ मिलने वाला है वो ऑक्साइड में मिलने वाला है। किस में मिलने वाला है बेटा? ऑक्साइड में मिलने वाला है। क्यों? और रीजन क्या है? क्योंकि आप क्लियर देख सकते हैं, क्योंकि फ्लोरीन नहीं, अनलाइक फ्लोरीन, फ्लोरीन डबल बॉन्ड नहीं करता है। अनलाइक फ्लोरीन, ऑक्सीजन क्या करता है? डबल बॉन्ड बनाने की टेंडेंसी रखता है। तो क्वेश्चन बहुत एग्जाम में पूछा जाता है कि मल्टीपल बॉन्ड जो है फ्लोरीन ऑक्सीजन दोनों की बात करें इलेक्ट्रोनेगेटिव है, लेकिन जो ज्यादा मिलने वाला है वो किसके साथ मिलने वाला है? ऑक्सीजन के साथ। तो ऑक्सीजन के साथ क्यों हमें मिल रहा है? क्योंकि ऑक्सीजन हमारी टेंडेंसी रखता है मल्टीपल बॉन्ड बनाने की। ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है कि फ्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, लेकिन ऑक्सीजन के साथ हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट आपको प्रोवाइड हो रही है, जस्ट बिकॉज ऑफ द मल्टीपल बॉन्ड फॉर्मेशन नेचर बाय ऑक्सीजन, राइट। तो ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है। एक क्वेश्चन यहाँ और है बेटा, ध्यान दीजिएगा, कॉपर के लिए क्वेश्चन है यहाँ पर। ये क्वेश्चन देखिए बेटा, ये हमारा कहता है कि जो हमारा कॉपर है, कॉपर जो है हमारा बेटा, वो कॉपर फर्स्ट आयन और कॉपर सेकंड आयन की अगर हम बात करें, कॉपर फर्स्ट आयन गैस में होगा तो स्टेबल होगा, आराम से ये आपका घूम रहा है। लेकिन अगर मैंने इसको वाटर में डाल दिया, किस में डाल दिया बेटा? वाटर में ऐड कर दिया, तो ये Cu+ अगर मैं एक्वस में ले गया तो ये नॉट स्टेबल। कैसा होगा बेटा? नॉट स्टेबल। ये इमीडिएटली किस में कन्वर्ट हो जाएगा? Cu2+ एक्वस में हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन छोड़ देगा। ऐसा क्यों है कि कॉपर सेकंड में कन्वर्ट हो जाता है? आप यहाँ पर भी देखेंगे कॉपर फर्स्ट आयन कॉपर सेकंड में जा रहा है और कॉपर में डिस्प्रपोर्शनेट हो रहा है, यानी रिडक्शन और ऑक्सीडेशन दोनों हो रहा है। यानी कुछ कॉपर फर्स्ट आयन से हमारे इलेक्ट्रॉन रिलीज हुए और यही इलेक्ट्रॉन ने कुछ कॉपर आयन को रिड्यूस कर दिया, तो ये रिएक्शन आपको सामने नजर आ रही है। तो क्वेश्चन क्लियर है बेटे आपको? क्वेश्चन ये कहता है कि कॉपर फर्स्ट आयन गैस में तो स्टेबल है, लेकिन जैसे ही उसको वाटर में डालोगे तो वो अनस्टेबल है और डिस्प्रपोर्शनेट कर देता है। ऐसा क्यों? क्योंकि जो 2 यूनिट चार्ज कॉपर आयन पर अगर आ गया और वाटर मॉलिक्यूल इसको अब ज्यादा सराउंड करेंगे, तो हाइड्रेशन एंथैल्पी रिलीज इसकी इतनी ज्यादा होगी कि वो सेकंड आयनेशन एंथैल्पी को भी कंपनसेट कर देगी, जो कॉपर फर्स्ट से हम कॉपर सेकंड बनाने के लिए इनपुट करेंगे। तो इस रीजन से कॉपर फर्स्ट जो होगा वो गैस में तो स्टेबल है, लेकिन एक्वस में वो डिस्प्रोपोर्शनेट होकर कॉपर सेकंड आयन में कन्वर्ट हो जाता है। क्लियर हुआ बच्चों आपको ये क्वेश्चन? चलिए आगे चलते हैं हम, अगली प्रॉपर्टी देखते हैं बेटा ट्रांजिशन मेटल की। तो अभी आपने ये क्वेश्चन कर ही लिया है बेटा, इसके बाद हम आगे चलते हैं। अब अगला क्वेश्चन है मैग्नेटिक प्रॉपर्टी। अच्छा आप बच्चों, आपको पता है कि अगर कहीं पर अनपेयर इलेक्ट्रॉन मिल जाए, तो अनपेयर इलेक्ट्रॉन होने की वजह से हमारी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी कैसी हो जाती है? कोई मुझे बताएगा? आइदर इट विल बी मैग्नेटिक, डायमैग्नेटिक और पैरामैग्नेटिक। बताइए बेटा प्लीज। सर पैरामैग्नेटिक। वेरी गुड, पैरामैग्नेटिक। अब पैरामैग्नेटिक में भी मेजरमेंट है, स्ट्रेंथ की बात है। अगर कोई एक हमारा अनपेयर है तो वो वीकली पैरामैग्नेटिक है। 2 अनपेयर इलेक्ट्रॉन मिल जाए तो थोड़ा सा पैरामैग्नेटिक ज्यादा हो जाएगा। 3 हो जाए, 4 हो जाए, 5 की अगर अनपेयर इलेक्ट्रॉन मिल जाए तो इट विल बी हाईली पैरामैग्नेटिक, स्ट्रांगली पैरामैग्नेटिक। क्या ये बात समझ में आई बेटा? लेकिन इस पैरामैग्नेटिक नेचर को मेजर करने के लिए हमारे पास है बोर मैग्नेट फार्मूला, राइट। म्यू से हम डाइपोल मोमेंट, जैसे वहां पर हम इलेक्ट्रिक डाइपोल की डाइपोल मोमेंट मेजर करते थे, ऐसे ही पैरामैग्नेटिक बिहेवियर में बेटा मैग्नेटिक डाइपोल को हम मेजर कर सकते हैं, और वो है μ = √n n+2। और फिजिक्स में आप अगर मैग्नेटिक फील्ड आपने पढ़ लिया है चैप्टर, तो द यूनिट इज बोर मैग्नेटन। इस बोर मैग्नेटन फार्मूले की अगर हम बात करें, या स्पिन मोमेंट जो हमारी मैग्नेटिक मोमेंट, स्पिन ओनली फार्मूले के नाम से भी हम इसको जानते हैं, तो मेजरमेंट जो हम करेंगे यूनिट बोर मैग्नेटन में आने वाली है। और एन जो रखेंगे हम वो अनपेयर इलेक्ट्रॉन रखेंगे, जिससे पैरामैग्नेटिक बिहेवियर हमें पता चल जाएगा। तो यहाँ पर हम अगर टेबल देखें तो इसी फार्मूले को यूज किया गया है, और आपको यहाँ पर अलग अलग आयन, ध्यान से देखिए बेटा, जो म्यू है वो हमारा क्या आ रहा है बेटा? म्यू की वैल्यू जो होती है वो होती है √n n+2, राइट बेटा। ये रखने पे जो बोर मैग्नेटन आ रहे हैं, अगर कहीं पर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है
तो इस आयन में आपकी जो वैल्यू आएगी रखने के बाद वो 1.73 है, और अगर प्रैक्टिकली ऑब्जर्व करें तो उस वैल्यू को वो कॉन्साइड भी कर रही है। राइट बेटा, ध्यान से देखिए, स्कैनेडियम आयन और जिंक आयन ये दोनों ही डायामैग्नेटिक है। कोई पूछे क्यों, तो क्या रीजन होगा बेटा, क्योंकि म्यू की जो वैल्यू यहाँ पर आ रही है वो आ रही है जीरो बोर मैग्नेटन। लुक आउट, कितनी वैल्यू आ रही है बेटा, जीरो बोर मैग्नेटन। नजर आ रही है आप सभी को, क्लियर है बेटा? जीरो बोर मैग्नेटन नजर आ रहा है आपको? क्यों आ रहा है, क्योंकि स्केनेडियम आयन में भी कोई अनपेयर इलेक्ट्रॉन डी के अंदर नहीं है, डी जीरो है, 3d जीरो है, ये 3d10 है, यहाँ पर भी कोई अनपेयर इलेक्ट्रॉन नहीं है। ध्यान से देखिए, लेकिन जहां पर D1 से D5 तक आप जाते हो तो अनपेयर इलेक्ट्रॉन बढ़ते हैं, और D5 के बाद जब D6 D7 में जाते हो तो अनपेयर इलेक्ट्रॉन पेयरिंग होने की वजह से घटने लगते हैं। यानी जो हम n की वैल्यू की बात कर रहे हैं, n जो हम बात कर रहे हैं वो हमारे अनपेयर इलेक्ट्रॉन है। कहाँ पर बेटा, किसके अंदर, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कहाँ पर है, डी के अंदर। किसके अंदर बेटा, डी के अंदर। राइट, तो वैल्यू फिक्स है, 1 होगा तो 1.73, 2 अनपेयर इलेक्ट्रॉन का 2.84, आप देख रहे हैं बढ़ता जा रहा है, 3 के लिए 3.87 बोर मैग्नेटन, और हाईएस्ट जो हमें मिला 5 के लिए 5.92, और वो है हमारा मैग्नीज आयन। कौन है बेटा, मैग्नीज आयन। क्लियर हुआ बेटा सभी को? मैग्नीज के बाद मैग्नेटिक प्रॉपर्टी फिर घटने लगी है। क्यों, क्योंकि अब आप यहाँ पर देखिए बेटा, बॉक्स के अंदर देखिए, मैं अनपेयर इलेक्ट्रॉन से जब इलेक्ट्रॉन इंक्रीज कर रहा हूँ तो क्या हो रहा है, ध्यान दीजिए, एक अनपेयर इलेक्ट्रॉन, दो, तीन, एन की वैल्यू चार, एन की वैल्यू पांच। और अब अगर मैं इसको पेयर अप करने लगूं तो क्या होगा बेटे, पेयर अप होने के लिए मैंने ग्रीन इलेक्ट्रॉन दिखाए हैं, देखिए जरा क्या होगा, देखिए जरा क्या होने वाला है बेटा। सिक्स इलेक्ट्रॉन आते ही अनपेयर इलेक्ट्रॉन चार रह गए हैं, सेवंथ इलेक्ट्रॉन आते ही अनपेयर इलेक्ट्रॉन कितने रह गए हैं, यहाँ पर देखिए बेटा घटने लगे हैं, अब दो ही रह गए हैं। और जिंक आयन में आपका कोई भी अनपेयर इलेक्ट्रॉन नहीं है, इसलिए बोर मैग्नेटन जीरो। डायामैग्नेटिक नेचर हो गया है जिंक का और स्कैनेडियम आयन का। क्लियर हुई बेटा ये सारी बातें, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी क्लियर हुई सभी को? बताइए मुझे, स्पिन यस ऑर्डर सर। फार्मूला आप अप्लाई करके कर सकते हैं। आज हम बात करते हैं कलर की। किसकी बात करेंगे बेटा, अब कलर की। अब आप देखेंगे ट्रांजिशन आयन जो होते हैं वो कलर भी होते हैं, कलर इम्पार्ट करते हैं। अब ये कलर का भी कारण बिल्कुल वही है जो डेफिनेशन मैंने फर्स्ट टाइम दी थी। मैंने आपको बताया था कि ट्रांजिशन एलिमेंट उन्हें हम कहते हैं जिनके अंदर जो डी है वो पार्शली फिल्ड है, 1 से लेकर 9 तक है। याद आया बेटा आपको? और मैंने ट्रांजिशन होने का रीजन भी बताया था कि अगले चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि जो हमारे 5 डी जनरेटेड ऑर्बिटल है जैसे 3D के हैं, तो ये दो में स्प्लिट हो जाएंगे, दो हमारे हायर एनर्जी में चले जाएंगे और तीन ऑर्बिटल हमारे लोअर एनर्जी में रहेंगे। लोअर वाले को हम T2G कहते हैं, और हायर को क्या नाम बताया था मैंने, इन दो वाले हायर एनर्जी के ऑर्बिटल्स के सेट को मैंने इजी नाम दिया था। अब क्या होगा बेटा, अगर यहाँ मान लीजिए D1 है तो ये इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड होकर कहाँ जा सकता है, ऊपर जा सकता है, वेव की ओर आएगा, एनर्जी लेकर ये कहाँ जंप कर जाएगा, यहाँ पर। तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं ट्रांजिशन हो गया है। क्या हो गया बेटा, ट्रांजिशन हो गया, इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड हो गया है फ्रॉम लोअर एनर्जी लेवल T2G टू द हायर एनर्जी लेवल EG। अब जब विबग्योर से कोई एनर्जी एब्जॉर्ब करेंगे तो कॉम्प्लीमेंट्री कलर आपको वो दे देंगे और कलर इम्पार्ट करेंगे। आपने देखा होगा कॉपर सेकंड आयन ब्लू कलर का होता है, लेकिन जिंक नहीं होता। जिंक आपका, जब आप ZnSO4 में कन्वर्ट कर देते हैं कॉपर सल्फेट को जिंक रोड डालकर, तो वहां पर जिंक वाइट ब्लू कलर का कॉपर होता है, जिंक कलरलेस होता है। ये क्या रीजन है, क्योंकि इसके पास तो बेटा क्या है, 3D9 पार्शली फिल्ड है, ये देखिए रेंज आ रही है, लेकिन इसके पास क्या है, 3D10, जिंक के पास क्या है, 3D10। तो इसके केस में तो जब सारे इलेक्ट्रॉन पूरे इजी में और T2G में पूरे 10 भरे होंगे तो कोई एक्साइटमेंट नहीं होगा। तो Zn2+ हुआ, स्कैनेडियम हुआ, जहां पर या तो D0 है या D10 है, पार्शली फिल्ड नहीं है, वो आपके कलरलेस होंगे। बाकी सब आपके कलर्ड देंगे, क्योंकि वहां पर इन विब की ओर से एनर्जी आपके एब्जॉर्ब होगी और कलर इम्पार्ट करेंगे। क्या ये बात समझ में आई बेटा? क्लियर? क्लियर, आपको यहाँ कलर नजर आ रहे होंगे, ये देखिए बेटा कलर नजर आ रहे हैं। राइट, टाइटेनियम से लेकर कॉपर तक सारे आपको मिलेंगे आयन।
अब यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से भी आपको क्लियर हो जाएगा कि कलरलेस कौन कौन है। जिंक आपका कलरलेस है, क्यों? क्योंकि 3D10 है। 3D10 कोई ट्रांजिशन नहीं होगा, कोई एक्साइटमेंट नहीं होगा, इलेक्ट्रॉन का वेव की ओर से कोई एनर्जी नहीं ली जाएगी। स्किनेडियम इज आल्सो, अगर टाइटेनियम थर्ड आयन लेते हो तो ये 3D1 है तो कलर देगा, लेकिन अगर 3D0 टाइटेनियम 4+ ले लोगे तो वो भी कैसे होने वाला है, कलरलेस। यानी आपको क्लियर हो गया होगा कि कलरलेस वो होंगे जो कंप्लीटली 3D10 भरा हो या 3D0 आयन के अंदर हो। अगर पार्शली फिल्ड है 1 से लेकर अगर 9 तक आपको मिल रहे हैं तो दोज आर वेरी कलर्ड आयंस। आपको नजर आए बेटा? और अगले चैप्टर में कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में और हम इनको थोरोली पढ़ेंगे। क्लियर हुआ बच्चों? अगला क्वेश्चन यही है कि जो अगला चैप्टर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है, तो ये ट्रांजिशन आयन क्या करते हैं बेटा? दीज आर प्रिपेयरिंग कॉम्प्लेक्सेस, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड यानी कोऑर्डिनेशन बॉन्ड के साथ वो कैरी करते हैं। तो आंसर में आपको 3 बातें लिखनी है जो हमारी है बेटा, और वो क्या है ध्यान दीजिएगा। वो हमारा कारण क्या है बेटा? ये हमारे एक तो छोटे साइज के होते हैं मेटल आयन, इन पे चार्जेस हाई होता है और इनके पास डी ऑर्बिटल्स की ओवरलैपिंग करके बॉन्ड फॉर्मेशन करने की टेंडेंसी होती है। अगर कोई आपको कहता है कि डी ब्लॉक के एलिमेंट जो है वो ट्रांजिशन एलिमेंट जो है वो आपके कॉम्प्लेक्सेस बनाते हैं, क्यों? तो कॉम्प्लेक्सेस जो बनाते हैं उसका रीजन आपको क्लियर हुआ बेटा। आप कहेंगे छोटे आयन है, ये लिगेंड्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेते हैं और चार्ज इन पे हाई है तो और ज्यादा अट्रैक्ट कर लेंगे और अपने डी ऑर्बिटल्स को भी अवेलेबल कराते हैं फॉर द बॉन्डिंग पर्पस। इसके बाद अगली प्रॉपर्टी आपको जो मिल रही है बेटा यहाँ पर वो कैटालिटिक प्रॉपर्टी मिल रही है। सरफेस केमिस्ट्री में भी मैंने आपको बताया था कि निकल किस तरह से हमारा रिडक्शन कर देता है, एल्कीन का हाइड्रोजन के साथ इन्वॉल्वमेंट करता है और एल्केन बना देता है। तो कैटालिटिक प्रॉपर्टी का रीजन हो सकता है कि एक तो ये वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट देते हैं, केमियो एडजॉर्प्शन इजीली हो जाएगा, और दूसरा बेटा अपनी सरफेस अवेलेबिलिटी कराते हैं, सरफेस एरिया प्रोवाइड करते हैं। तो यहाँ पर आपको मिलेगा कि सरफेस एरिया भी देते हैं और वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट के कारण जो हमारे आने वाले पार्टिकल्स हैं उनको क्या करते हैं बेटा? इजिली एडजॉर्ब कर सकते हैं, केमियो एडजॉर्प्शन करा सकते हैं, जिससे हमारा कैटालिसिस कंप्लीट हो जाए। तो कैटालिटिक प्रॉपर्टी के दो कारण हुए कि दे हैव लार्ज सरफेस एरिया एंड ट्रांजिशन मेटल हैज शोइंग वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट, जो केमियो एडजॉर्प्शन को फेवर करेगा। इसके बाद इंटरस्टिशियल कंपाउंड है, ये आप जानते हैं ऑलरेडी। इंटरस्टिशियल का मतलब है, आपको सभी को पता है कि आयरन मैग्नीज एससीपी बीसीसी सीसीपी किसी ना किसी तरह की तो पैकिंग करते हैं। जब ये पैकिंग करेंगे, ध्यान से देखिए बेटा, क्रिस्टल के अंदर होंगे, अपने लैटिस पॉइंट पर होंगे, तो क्या इन एटम्स के बीच में आपको कुछ वॉइड्स मिल रहे हैं? वो टेट्राहेड्रल वॉइड हो सकते हैं, ऑक्टाहेड्रल वॉइड हो सकते हैं, यस और नो। तो इन वॉइड्स के अंदर क्या करेंगे बेटा, कुछ छोटे एलिमेंट जैसे कार्बन है, हाइड्रोजन है, तो ये नाइट्रोजन है, ये सब क्या करते हैं बेटा, दीज विल ऑक्यूपाई। जैसे हाइड्रोजन ने ये ऑक्यूपाई कर लिया है, राइट बेटा? ध्यान से देखिए, हाइड्रोजन ने ये छोटी छोटी साइट्स को, जो वॉइड्स हैं हमारे, उन्हें ऑक्यूपाई कर लिया है। तो ऐसे जो कंपाउंड बने हैं उन कंपाउंड्स को हम कहते हैं इंटरस्टिशियल कंपाउंड, राइट बेटा? और ये सोशियोमेट्रिक भी रेशियो में हो सकते हैं और नॉन सोशियोमेट्रिक रेशियो में भी हो सकते हैं, राइट बेटा? इनकी प्रॉपर्टी में भी कुछ चेंज आने वाला है। अगर एक बार इंटरस्टिशियल साइट्स को ऑक्यूपाई करके कोई इंटरस्टिशियल कंपाउंड बना लेता है तो मेल्टिंग पॉइंट आप देखेंगे बेटा, उनकी प्रॉपर्टीज का मेल्टिंग पॉइंट हाई हो जाएगा, हार्ड हो जाएंगे, मेटेलिक कंडक्टिविटी अभी भी मेंटेन रहेगी और केमिकली थोड़े से वो इनर्ट हो जाएंगे। तो इन प्रॉपर्टीज में चेंज आपको मिलने वाला है। लास्ट प्रॉपर्टी जो इन एलिमेंट्स की आप देख सकते हैं, एलॉय फॉर्मेशन। आप देखेंगे कि 3D सीरीज है या 4D सीरीज है, 4D 5D का तो साइज लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन की वजह से लगभग सेम ही होता है। तो 3D 4D 5D की अगर बात करें तो बहुत ज्यादा साइजेस में डिफरेंस नहीं है, राइट बेटा? साइज में डिफरेंस ना ज्यादा होने की वजह से आपको क्या मिलेगा बेटा, इनको अगर आप मोल्टन स्टेट में आपस में क्या कर लें बेटा, डिसॉल्व कर लें और फिर सॉलिडिफाइड करें, तो इनकी मेटेलिक रेडियस, आयनिक रेडियस सब नियरली सेम होने के कारण ये एलॉय फॉर्मेशन देंगे, एक दूसरे के लैटिस पॉइंट को ले लेंगे। जैसे कॉपर जिंक ब्रास आपका बन जाता है, ब्रॉन्ज में कॉपर टिन होता है। तो इस तरह के अलग अलग तरह की एलॉय फॉर्मेशन देते हैं एंड द रीजन इज ड्यू टू देयर कंपैरेटिवली सेम साइज। तो दिस इज समथिंग, they have a tendency to form the alloy, right beta?
तो एलॉय के अलग अलग पर्पज है। डुरेलियम से हम एयरक्राफ्ट बनाते हैं, जो पार्ट होते हैं, बॉडी होती है, लाइट होने के साथ साथ वो आपकी मजबूत भी होती है। स्टील है बेटा आपका, वो रस्ट नहीं करता है। तो इस तरह से हमारी एलॉय फॉर्मेशन ये हमारी देते हैं। अब हमारा बचा है बेटा एफ ब्लॉक एलिमेंट्स, जो बहुत ही छोटा है, काफी कुछ इसमें ये सारी चीजें जो है डिलीट हो चुकी हैं। अगर आप सिलेबस देखें, मैं आपको शेयर फिर से कर दूंगा, तो लगभग लगभग अगर हम बात करें, डी ब्लॉक एलिमेंट हमारा कंप्लीट हो चुका है। एफ ब्लॉक में हमें थोड़ी सी प्रॉपर्टीज और उनकी आयनेशन एंथैल्पी, साइज, ऑक्सीडेशन स्टेट, ये सब स्टडी करना है। ट्रांजिशन मेटल के ये जो कंपाउंड्स है, ये अब सिलेबस में नहीं है लास्ट ईयर से, तो आप देख सकते हैं बेटा। अब हमारे इस चैप्टर में ज़्यादा कुछ नहीं बचा है। तो इन द नेक्स्ट क्लास वी विल टेक डी ब्लॉक, और हम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में पहुंच जाएंगे। दोनों चैप्टर बहुत ज़्यादा इंटर रिलेटेड है, यहाँ पर बहुत सारी प्रॉपर्टीज ऐसी आई हैं जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड से रिलेटेड है। तो थैंक यू बेटे आज आपके कॉपरेशन के लिए, आप सभी जो आए हैं बच्चे। बाकी जो बच्चे एब्सेंट रहे हैं, जिस भी रीज़न से रहे हैं, वो जरूर ज्वाइन करें क्लास नेक्स्ट टाइम। रिकॉर्डिंग आपको अवेलेबल हो जाएगी इसकी। ओके बेटा, टेक केयर बच्चों, बाय बेटा।